हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस जो कि पढ़ रहे थे फिजिक्स, खाद्य संसाधनों में सुधार, इसका हम लोग थ्योरी पार्ट 1 में देख चुके हैं आधा। उसके बाद आज हम लोग पार्ट 2 में इसका कंप्लीट थ्योरी देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर लाएंगे, यानी कि अभ्यास का और अध्याय के बीच का जो प्रश्न उत्तर होगा उसको लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसका खाद्य संसाधनों में सुधार थ्योरी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग फसल उत्पादन में उन्नति, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और फसल के प्रकार पढ़ चुके हैं। फसल उत्पादन में सुधार ये पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद सभी प्रकार की फसल की किस्मों, सुधार के कारक, ऐच्छिक, व्यापक, है ना। फसल उत्पादन प्रबंधन में खाद, कंपोस्ट, वर्मी और खाद एवं उर्वरक में अंतर, यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में देखे। आज हम सिंचाई के तरीके यानी कि पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करेंगे अध्याय को, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर में, यानी कि पार्ट 2 में खाद्य संसाधनों में सुधार सिंचाई के तरीके से। सिंचाई के तरीके क्या क्या है, यानी कि जो कि फसल करने के लिए जो सिंचाई करते हैं उसके कई तरीके हैं। पहला क्या हो जाएगा, कुएं। कुएं जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला खुदे हुए कुएं और दूसरा हो जाएगा नलकूप। खुदे हुए कुएं में क्या होता है कि खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को जमा किया जाता है ना, यानी कि ज़मीन के स्तर से नीचे। उसके बाद दूसरा हो जाएगा नलकूप। नलकूप में क्या होता है कि नलकूप में पानी नहरें जल स्तरों से निकल जाता है और इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। तो इस प्रकार कुएं जो है वो 2 प्रकार के, खुदे हुए और नलकूप। नेक्स्ट तरीके देखेंगे सिंचाई का, नहरें। नहरें क्या होता है, ये सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है, यानी कि यह एक सिंचाई के विधि से ये एक बड़ा व्यापक तंत्र है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है और मुख्य नहरों से शाखाएं निकलती है जो कि विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। नेक्स्ट सिंचाई के तरीके होगा कि नदी जल उठाव प्रणाली। नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है कि इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है और इस सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाली खेतों में लाभदायक रहता है। ठीक है, अब इसका चौथा तरीका देखेंगे कि तालाब। ठीक है, तालाब में क्या होता है कि आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाले वे छोटे तालाब, छोटे जलाशय होते हैं जो कि छोटे से क्षेत्र में पानी को संग्रह करते हैं, यानी कि जमा करते हैं, है ना। जो हमारे आसपास देखते हैं तो वो सिंचाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। 5वां सिंचाई के तरीके होगा कि पानी का संरक्षण, यानी कि पानी को सुरक्षित रख के वर्षा के पानी को सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है और यह मृदा अपरदन को भी दूर करता है। तो इस प्रकार हम लोग सिंचाई के 5 तरीके देखे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है फसल पैटर्न, यानी कि फसल का क्या क्या पैटर्न है ना, किस विधि से फसल करते हैं। तो पहला होगा कि इसमें फसल की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि नुकसान कम तथा उपज अधिक से अधिक हो। ठीक है ना, और यही चैप्टर में भी हमारा है कि खाद्य संसाधनों में सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फसल पैटर्न लगा के भी नुकसान कम तथा उपज जो है वो अधिक से अधिक कर सकें, है ना, ताकि हम खाद्य संसाधनों में सुधार कर सकें। फसल पैटर्न में आ जाएगा मिश्रित खेती, है ना। मिश्रित मीन्स 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ उगाना, यानी कि एक ही भूमि में मिश्रित खेती कहलाता है। जैसे कि गेहूं और चना, मूंगफली तथा सूरजमुखी, गेहूं के साथ चना भी उगा देते हैं, मिश्रित कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि एक साथ उगाते हैं एक ही भूमि में, उसको क्या कहेंगे, मिश्रित खेती। नेक्स्ट फसल पैटर्न देखेंगे
अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण में क्या होता है कि अंतरा फसलीकरण में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं कि कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। यानी कि अंतरा फसलीकरण में क्या होता है, उसमें एक पंक्ति में एक ही प्रकार के फसल, फिर दूसरी पंक्ति में दूसरी प्रकार के, इस प्रकार से क्या होगा, एकांतर, यानी कि एक के बाद यदि इसमें सोयाबीन दिए, दूसरा में मक्का, फिर इसमें सोयाबीन, कि एक के बाद एक एकांतर विधि में फसल उगाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अंतरा फसलीकरण। जैसे सोयाबीन प्लस मक्का, बाजरा प्लस लोबिया, तो इस प्रकार के फसल को किसमें उगाते हैं, अंतरा फसलीकरण। इसमें क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रहता है ना, उसमें कमी नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है, चक्र मीन्स बार बार उसको पूर्व नियोजित के अनुसार उसको बार बार रिवीजन होना है ना, उसको क्या कहेंगे, फसल चक्र। यानी कि किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने की प्रक्रिया फसल चक्र कहलाते हैं ना। इसको बार बार एक फसल को एक के बाद उगाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, फसल चक्र। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों को अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि एक वर्ष में क्या क्या फसल होती है उसको उसी विधि से उचित ढंग से 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फसल चक्र। अब नेक्स्ट टॉपिक है फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल सुरक्षा को कैसे उसका मैनेजमेंट करके रखेंगे, उसको है ना, उसका कैसे प्रबंध करेंगे ताकि फसल की सुरक्षा जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो इसका है कि रोग कारक जीवों तथा फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों से फसल को बचाना ही क्या कहेंगे, फसल संरक्षण। यानी कि फसल को कीड़े से, जीवों से उसको हानि से बचाना, उसके कारकों से फसल को बचाना ही क्या कहेंगे, फसल संरक्षण। इस प्रकार की कठिनाइयों से बचने के लिए नीचे दिए गए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या क्या तरीके इस्तेमाल किया जाता है फसल सुरक्षा प्रबंधन में, तो फसल की वृद्धि के समय पीड़कनाशी का प्रयोग करना, यानी कि जो कि पीड़कनाशी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उसको मारने के लिए, यानी कि पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं। वैसे जीव जो फसल को खराब कर देते हैं जिससे वह मानव उपयोग के लायक नहीं रहती है, पीड़क कहलाते हैं। और इसी पीड़क को मारने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पीड़कनाशी, है ना। इससे क्या होगा, फसल सुरक्षा होगा, फसल की हानि नहीं होगी, इसीलिए इस पीड़कनाशी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद पीड़क जो है वो कई प्रकार के होते हैं। क्या, पहला देखेंगे हम लोग खरपतवार, है ना। खरपतवार क्या होता है कि मुख्य फसल के साथ साथ उगने वाले अवांछित पौधे, है ना, जो कि मुख्य फसल है, पे एक शब्द जोड़िए कि मुख्य फसलों के साथ साथ उगने वाले अवांछित पौधे, यानी कि जो मेन मुख्य फसल में उसका यूज़ नहीं होता है ना, उसी को क्या कहेंगे, अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। इसका 2 उदाहरण याद रखिएगा, जैंथिनियम और पार्थेनियम। ठीक है ना, आपके बुक में दिया हुआ है खरपतवार के, ये जैंथिनियम और पार्थेनियम क्या है, तो ये खरपतवार है, यानी कि मुख्य फसलों के साथ उगने वाले ये एक अवांछनीय पौधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीड़क के प्रकार हो जाएगा कीट। कीट में क्या होता है कि कीट विभिन्न प्रकार के फसल तथा पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। वे जड़, तना तथा पत्तियों को काट देते हैं। ठीक है, इसके लिए भी पीड़कनाशक या कीटनाशक का यूज़ करते हैं। अब आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा अनाज का भंडारण के समय, है ना। अनाज के भंडारण के समय जो है वो किस चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो इसको 2 भंडारण के समय जो है वो 2 कारक है। पहला हो जाएगा जैविक कारक और दूसरा हो जाएगा अजैविक कारक। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ष मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य है। ठीक है, किंतु भंडारण के समय अनाज कितने ही कारणों से खराब और व्यर्थ हो जाता है।
यदि भंडारण सही उचित तरीका से नहीं हो तो वो सालों भर जो है हम अनाज है ना खाते हैं उसको सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य होता है, ताकि जो है भंडारण के समय की खराब ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो, फफूंद ना लगे। इसके लिए भी जैविक कारक जैसे क्या हो जाएगा, जीवित प्राणियों के द्वारा जैसे कीट, चिड़िया, चिचड़ी, बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी जैविक कारक होगा जो कि अनाज को नष्ट करेगा। दूसरा अजैविक कारक हो जाएगा कि निर्जीव कारकों द्वारा जैसे कि नमी, है ना, नमी से भी फसल खराब हो जाती है, जो कि भंडारण के समय ध्यान रखना होता है। जैसे नमी, तापमान में अनियमितता आदि ये कारक फसल की गुणवत्ता तथा भार में कमी, रंग में परिवर्तन तथा अंकुरण में निम्न क्षमता के कारण होती है। तो 2 कारक अनाज के भंडारण के समय याद कीजिएगा, ठीक है ना। जैविक कारक क्या है और अजैविक कारक। नेक्स्ट टॉपिक है इसका पशुपालन। ये चैप्टर जो है लंबा है, इसलिए मैंने मुख्य बातों को ली है, यानी कि एनसीईआरटी का ही हर टॉपिक कवर किए हैं, ताकि जो है वो किसी भी टॉपिक से आपका प्रश्न हो तो आपको प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। पशुपालन क्या है कि पशुधन के प्रबंधन को क्या कहेंगे, पशुपालन कहते हैं। ये पशुओं के भोजन, आवास, नस्ल सुधार तथा रोग नियंत्रण से संबंधित है। पशुपालन के प्रकार में क्या आ जाएगा कि पशु कृषि, यानी कि पशु कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, या तो दुग्ध प्राप्त करने के लिए या कृषि करने के लिए क्या करते हैं, पशु को पालते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा कि पशुपालन का क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। तो 2 मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा। फिर आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक कि पशु कृषि के प्रकार। पशु कृषि के प्रकार में आ जाएगा कि कौन से पशु के प्रकार में जो है कृषि करते हैं, गाय और भैंस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा दूध देने वाली मादा। इनमें दूध देने वाले जानवर सम्मिलित होते हैं, जैसे कि मादा पशु जो दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए और कृषि कार्य करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हल चलाने वाले जानवर जैसे नर, वे जानवर जो दुग्ध नहीं देते हैं उन्हें किस कारण से उसको पशुपालन में रखते हैं, ठीक है ना। तो उसको तथा कृषि कार्य में सहायता करते हैं, जैसे कि हल चलाना, सिंचाई, बोझ ढोना। तो इसमें क्या करते हैं, नर जानवर को रखते हैं और मादा जानवर को दूध देने के लिए, ठीक है ना। तो ये पशु से संबंधित है। अब पशुओं की देखभाल कैसे करते हैं, सफाई भी उसकी आवश्यकता है, भोजन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पशुओं की सुरक्षा के लिए हवादार तथा छायादार स्थान होना चाहिए। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से उनकी सफाई करनी चाहिए। पानी इकट्ठा ना हो इसके लिए ढलान वाले पशु आश्रित होने चाहिए। ये सभी पशुपालन से संबंधित सुरक्षा है, देखभाल है, ठीक है ना। भोजन हो जाएगा। भोजन क्या हो जाएगा कि भूसे में मुख्य रूप से फाइबर होना चाहिए। जो कि जानवरों का खाना होता है उसमें फाइबर युक्त ज़्यादा होता है, जो कि भूसे में गाढ़ा प्रोटीन होना चाहिए तथा दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में जो है विटामिन तथा खनिज भी होना चाहिए। तो ये सभी उसका भोजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए पशुपालन में, ठीक है ना। उसके बाद इसका और एक सुरक्षित है ना देखभाल के लिए कि उसको बीमारी से बचाव भी करना है। समय समय पर पशुओं में विभिन्न बीमारियों के कारण जो है वो पशुएं काफ़ी नष्ट हो जाती है ना। तो पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए उसकी बीमारी से बचाव करने के लिए उसको समय समय पर देखना पड़ता है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता है, वो उठता है। ये इसका डेली लाइफ का रूटीन होगा कि एक स्वस्थ पशु कैसे पहचानेंगे कि वो ठीक से खा पी रहा है, ठीक से उठ बैठ रहा है, तो उसको कोई बीमारी नहीं। यदि इस दैनिक जीवन में है ना किसी भी प्रकार की कमी है कि वो ठीक से खा नहीं रहा है, ठीक से उठ नहीं रहा है, ठीक से बैठ नहीं रहा है, तो ज़रूर उसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी है और उसको देखभाल उचित
तरीका से करना चाहिए। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों हो सकते हैं, यानी कि उसके शरीर के अंदर भी परजीवी हो सकती है और बाह्य परजीवी दोनों हो सकते हैं। बाह्य परजीवी द्वारा त्वचा रोग हो सकते हैं। अंतः परजीवी आमाशय, आंत तथा यकृत को प्रभावित करते हैं। इन वायरस एंड बैक्टीरिया जनित रोगों से बचाने के लिए पशुओं को टीका भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार पशुओं का उद्देश्य देखिए, फिर उसकी बीमारी है ना कि उसको देखभाल कैसे करते हैं, पशुओं को क्यों रखा जाता है, नर पशु और मादा पशु, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जिक्र किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन। अब मुर्गी पालन क्यों करते हैं, तो अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। दोनों हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी कि कुक्कुट मांस तथा अंडे ये क्या है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। ठीक है, अंडों के लिए अंडों देने वाली जो कि अंडा देने वाली होती है मुर्गी, उसको क्या कहते हैं, लेयर मुर्गी पालन किया जाता है। तथा मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है। ये दो शब्द याद रखिएगा कि अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहेंगे, लेयर, जबकि मांस के लिए जो जिस मुर्गी का उपयोग करते हैं है ना, पाला जाता है, उसको क्या कहेंगे, ब्रोलर। ठीक है, अब निम्नलिखित गुणों के लिए नई किस्में विकसित की जाती है। क्या कि दो है ना अलग अलग किस्म को मिलाकर एक विदेशी है ना, देसी जर्सी जैसे गाय सुनते हैं ना, तो उसको नई किस्म विकसित की जाती है। कैसे कि नई किस्म बचाने के लिए देसी जैसे लेगहॉर्न, ये याद रखिएगा कि लेगहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है नई किस्म बनाने के लिए, है ना, बनाने हो जाएगा, एक देशी और एक विदेशी के साथ संकरण कराया जाता है। चूजे की संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को ध्यान रखा जाता है। छोटे कद के ब्रोलर यानी कि जो कि मांस देने के लिए माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु। ठीक है ना, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन। सभी चीज़ों के बारे में उत्पादन में थोड़ा थोड़ा दिया है, उसके बारे में जानिए कि हमारे भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, मछली यानी कि मांस, मछली, दूध, अंडा ये सभी है। तो मछली का उत्पादन दो प्रकार से होता है, क्या, एक है प्राकृतिक स्रोत और एक है मछली संवर्धन, है ना, मछली पालन या फिर मछली संवर्धन। प्राकृतिक स्रोत जो कि हमें नेचर से प्राप्त हुई है, जैसे विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों से, है ना, तालाब, झरना, ये सभी से जीवित मछलियां पकड़ी जाती है। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक स्रोत। जबकि मछली संवर्धन या फिर है ना मानव निर्मित स्रोत क्या हो जाएगा कि दूसरा स्रोत, जैसे मछली पालन या फिर मछली संवर्धन, उसको किसी तालाब में या फिर किसी गड्ढा में पानी इकट्ठा करके हम उसमें क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं। तो ये मानव निर्मित हो जाएगा और प्राकृतिक स्रोत, दो प्रकार के हो गए। इसमें एक स्पेशल दिया है कि समुद्री मत्स्यिकी, है ना, समुद्री संवर्धन। तो समुद्री संवर्धन से मछली प्राप्त करना या फिर समुद्री तथा लेगून में किया जाता है, कम खर्च करके अधिक मात्रा में इच्छित मछलियों का जल में संवर्धन किया जाता है, जिसे जल संवर्धन कहते हैं। यानी कि समुद्र के आसपास रहने वाले, है ना, मनुष्य के लिए ये सबसे अच्छा व्यावसायिक उत्पादन है कि कम खर्च में जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में मछलियों का उत्पादन किया जाता है, जिसको क्या कहेंगे, मछली जल संवर्धन या फिर मछली संवर्धन। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में मछलियों की आपूर्ति संवर्धन द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन कहते हैं। ठीक है, कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख मछली क्या क्या है कि मुलेट, है ना, ये आपके एनसीईआरटी का ही उदाहरण है। मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा, मत्सल तथा ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी मछली का जो है मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑयस्टर, है ना, ऑयस्टर मछली। ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
एक नेक्स्ट टॉपिक है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। अंतःस्थलीय मत्स्यिकी में क्या होता है कि मछली संवर्धन ताजे जल में होता है, जैसे कि तालाब, नदियाँ, नाले तथा जल भराव स्थल पर। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। फिर एक आता है मिश्रित मछली संवर्धन। मिश्रित में क्या होता है कि एक ही तालाब में, है ना, एक ही तालाब में लगभग 5 से 6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन किया जाता है, यानी कि अलग अलग वैरायटी का, है ना। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें देशी मछलियों को चुना जाता है, मतलब कि ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो, यानी कि भिन्न भिन्न मछली का टाइप होगा, प्रकार होगा, और उसका भोजन भी अलग अलग होगा, है ना, ताकि जो है वो मछलियों, यदि जैसे एक आहार दिया जाए तो सभी मछली में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा कि मैं खाऊंगा, है ना। इसीलिए ये जरूरी है कि अलग अलग प्रकार की मछलियों के लिए अलग अलग भोजन हो, ताकि उसके बीच अस्पर्धा ना हो, और इस प्रकार से जो है मिश्रित मछली संवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, और आज के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा मधुमक्खी पालन। ठीक है ना, कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, ये क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसको अधिकतर व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन करने के लिए किया जाता है, यानी कि यह वह अभ्यास है जिसमें मधुमक्खियों की कॉलोनी है ना, कॉलोनी को बड़े पैमाने पर रखा वो संभाला जाता है और उनकी देखभाल करते हैं, ताकि बड़ी मात्रा में जो है वो शहद तथा मोम प्राप्त हो सकता है। एक बात याद रखना कि मधुमक्खी से क्या, शहद तथा मोम प्राप्त होता है। अधिकतर किसान जो है वो मधुमक्खी पालन आय स्रोत के लिए करते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन उससे क्या है, आय स्रोत का मुख्य उत्पादन है। इसको व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी, ये याद रखिएगा कि जो व्यापार के स्तर पर मधु, है ना, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो देसी किस्म की मक्खी क्या है, मधुमक्खी क्या है, तो एपिस सेरेना इंडिका, जो कि सामान्य भारतीय मक्खी है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एपिस सेरेना इंडिका ये क्या है, सामान्य भारतीय मक्खी। फिर है एपिस डोरसेटा, यह एक सेल मक्खी है। फिर है नेक्स्ट एपिस फ्लोरी, लिटिल मक्खी। एपिस मेलिफेरा, इटालियन मक्खी। ठीक है ना, ये सभी याद रखिएगा कि, और एपिस मेलिफेरी जो है इसका यूज़ मधु उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि मधुमक्खी, है ना, शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सा, एपिस मेलिफेरी, है ना। ये सभी मधुमक्खी का जो कि देसी किस्म की मक्खी है, और याद रखिएगा एपिस सेरेना, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है इसका कंप्लीट खाद्य संसाधनों में सुधार कंप्लीट इसका वन शॉट थ्योरी की है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर या फिर इनके अध्याय के बीच का जो प्रश्न उत्तर होगा एक ही वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है ना, तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।